हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईटी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवेश आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सोशल साइंस से रिलेटेड जो कि जूनियर लेवल में जो है क्वेश्चंस आते हैं मौर्य काल से संबंधित जो है क्वेश्चंस यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे जितने क्वेश्चंस हैं मैंने ये जो है पूरा का पूरा जो मटेरियल है आप देख रहे हैं ये 3 से 4 बुक से तैयार किया गया है। एक कोई भी बुक में सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ उसमें से छूटा ही हुआ होगा, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं जो है मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा, इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, रिवीजन करते रहेंगे और अच्छे से अच्छे जो है आप लोग जो है क्लियर पास हो पाएंगे। तो देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों तक जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मौर्य काल की शुरुआत जो है कब से मानी जाती है, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। नंद वंश शासक घनानंद की मृत्यु के बाद भारत में किस वंश का शासक मतलब शासक हुआ, ठीक है, ऐसा किस वंश का शासक था। तो देखिए मौर्य काल से पहले नंद वंश था और नंद वंश का आखिरी शासक था घनानंद। और घनानंद की जो है मृत्यु होने के बाद मौर्य काल का स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य विश्वगुप्त कौटिल्य की मदद से अंतिम नंद शासक घनानंद को मार करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश से पहले किसका शासन था, तो आपको याद बता देना है तो नंद वंश का शासन। उसका आखिरी शासक कौन था? घनानंद था, जिसकी हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये हम सभी को पता हो गया होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन है, मौर्य वंश की जानकारी हमें किस साहित्य से मिलती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए मौर्य वंश की जो जानकारी है वो इन 4 ऑप्शंस में देखें तो मुद्रा राक्षस जो है यहां से मिलती है, जिसकी रचना जो है विशाख दत्त ने की थी। तो याद रखना विशाख दत्त ने इसकी रचना की थी, ठीक है। और जो है मौर्य वंश की जानकारी किन किन साहित्य से मिलती है, तो एक तो आर्य शास्त्र था, अर्थशास्त्र था, जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त ने है। राक्षस के दांत बड़े होते हैं ना, तो ऐसे याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, दत्त दत्त मतलब दांत, राक्षस दांत। इंडिका नामक जो है पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये साहित्य जो है मेगस्थनीज ने लिखी थी। महाभाष्य जो है पतंजलि ने लिखी थी। ये कुछ साहित्य के स्रोत है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए आप इनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मौर्य वंश का जो है राजकीय चिन्ह कौन सा था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मौर्य वंश का जो राजकीय चिन्ह था वो मयूर था, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख मिलता है? अब देखिए अभिलेख का नाम बताना है जिसमें चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? तो पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला जो राजा था वो है चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर के पूर्व में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार जो है ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, मतलब यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राजा का जो है साम्राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस जो है निकेटर एक यूनानी शासक थे उसको पराजित किया था। ऑप्शन यहाँ पे 7th का बी इसका सही जवाब होगा। सेल्यूकस जो है निकेटर ने किसे जो है अपना दूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पर भेजा था? तो देखिए 8वें का आंसर है मेगस्थनीज, जिसने लिखी थी इंडिका।
इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत बना करके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक और नाम माना जाता है सैड्रोकोट्स, और ये नाम जो है पहचाना किसने था? तो यहाँ पर विलियम स्मिथ का नाम आता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य जो है किसके प्रधानमंत्री थे? तो हम सबको ये पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो जितने क्वेश्चंस मैं देखिए क्रम से आपको करा रहा हूं, सारे क्वेश्चंस आपको क्रम से मिलेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप नोट्स बनाइए अच्छे से और उसको डेली जो है रिवीजन करते जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे जो फैक्ट्स दिया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाणक्य जिसे हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, तो चाणक्य के दो नाम है, एक तो विष्णुगुप्त और एक कौटिल्य। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक जो है प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। अब ये अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति शास्त्र से संबंधित है, कि मतलब एक राजा को अपने राज्य का जो है किस तरीके से जो है राज्य चलाना चाहिए, उसके राज्य के कुछ क्या धर्म होते हैं, है ना, राजनीति शास्त्र, जैसे एक संविधान की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र कितने खंडों में विभाजित है? यूपी ट्रिपल एससी और पेट। ठीक है, इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 11वें का आंसर है, यहाँ पे देखिए रेफरेंस से ही पूछा जाता है, तो यहाँ पे आंसर है 15। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। ऐसे क्वेश्चंस जो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और यूपी का एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी भी यूपी में यूपी का एग्जाम है, और यूपी पेट भी होता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जो है ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो 12वें का आंसर है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि से जैन धर्म की शिक्षा ली थी? तो यहाँ पे पॉइंट्स आपको याद रखने वाली बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिरी समय में जैन धर्म की शिक्षा ली, और जैन मुनि का नाम बताना है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 13वें का है, भद्रबाहु से जो है जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अब देखिए, पहला जो जैन संगीति थी किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी? तो पहला जो जैन संगीति थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में संपन्न हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के किस शासक ने उपवास द्वारा शरीर का त्याग किया था, और इस उपवास को कहते क्या थे? तो इस उपवास को संलेखना कहते थे। तो संलेखना विधि द्वारा शरीर का त्याग किया था, और वो कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये त्याग कहाँ किया था? श्रवण बेलगोला मैसूर में जाकर के 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि द्वारा त्याग किया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जितने पॉइंट्स आपको मैं दे रहा हूं वो सब याद करने हैं, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया है। देने के लिए तो मैं बहुत कुछ लंबा थ्योरी में दे सकता था, लेकिन क्वेश्चन वीडियोस जो है बहुत आसान होता है पढ़ना, और उसको याद करना आसान होता है। ठीक है, क्योंकि इस पे जो है 4 ऑप्शंस आपको और नजर आते हैं, तो उससे आपकी याददाश्त भी बढ़ती है, इसलिए ऐसे वीडियोस को जरूर से जरूर देखा करिए। अब आ जाते हैं 16वें क्वेश्चन के ओर। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? अब चंद्रगुप्त की मौर्य की जो मृत्यु है वो 298 ईसा पूर्व में हो गई, और संलेखना विधि द्वारा जो है इन्होंने अपना, संलेखना विधि का मतलब होता है कि इसमें आप खाना पीना जो है छोड़ देते हैं, बस एक कमरे में एकांत में चुपचाप ध्यान मुद्रा में होते हुए, भूख प्यास सब छोड़ते हुए धीरे 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 धीरे, मतलब अपने आप शरीर का वजन गिरता जाएगा, और एक दिन आज ऐसा होगा कि भूख की वजह से आपके दिल की धड़कन रुक जाएगी। इस तरीके से होता है। तो 16वें का देखिए आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद गद्दी पे बैठा था बिंदुसार। याद रखिएगा, बिंबिसार नहीं है, बिंदुसार है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। यूनानी, अच्छा एक बात और बताता हूं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए मुझे क्या है, जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर बिंदी लगी हुई है ना, तो मुझे इतना याद था कि चंद्रगुप्त मौर्य पहला है, और उसके बिंदी वाला जो है उसने दूसरा सा जो है चुन लिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कई बार जो है बिंबिसार में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बिंदु आपको याद रखना है। ठीक, यूनानी लेखों में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है?
तो यूनानी लेखों में बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, यूनानी लेखों में बिंदुसार को अमित्रघात कहते थे। ठीक है, बिंदुसार के और नाम है जो कि वायु पुराण में मद्रसार, जैन ग्रंथों में सिंहसेन जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायमेकस तथा डायोनिकस निसस नामक दो विदेशी राजदूत किसके दरबार में आए थे? तो डायमेकस और डायोनिसस ये जो विदेशी राजदूत थे ये आए थे बिंदुसार के। ठीक है, ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। बिंदुसार जो है किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, वैसे बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासन जो है किसके हाथों में था? तो देखिए, जब बिंदुसार मरा, पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया, और बिंदुसार के मरने के बाद जो शासक आया वो है अशोक के हाथ में। ठीक है, तो अशोक के हाथ में आया। तो अशोक सत्ता प्राप्त करने से पहले कहाँ का जो है गवर्नर जनरल था? तो अशोक जो सत्ता प्राप्त किया था वो उससे पहले उज्जैन का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कारुवाकी जो है किस सम्राट की पत्नी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कारुवाकी जो है वो अशोक की जो है पत्नी थी। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, अभिलेखों से ये जानकारी मिलती है कि उसकी पत्नी कारुवाकी है और उसका पुत्र का जो नाम था वो तीवर था। ठीक है, किन अभिलेखों में उसके नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो उसके नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। तो अभिलेख की अगर हम बात करें तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक का नाम जो है मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख, ये दो अभिलेख आपको याद रखना है। इन दो अभिलेखों से इसको जानकारी मिलती है कि अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो है एक और मतलब अभिलेख था नेट्टूर अभिलेख और उदय गोलम, यहां पर भी जो है इन अभिलेखों से भी जो है अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। तो अन्य अशोक के अन्य नाम देखिए, पुराणों में अशोक का नाम दिया है अशोक वर्धन, गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य दिया है, भाब्रू शिलालेख में प्रियदर्शी दिया है, और मास्की गुर्जरा नेट्टूर और उलेगोलाम अभिलेख में अशोक दिया गया है। तो याद रखिएगा, जो आखिरी वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भब्रबाहु वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो है आप जो है दो चाहे तो दिमाग में नहीं भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, आखिर के दोनों याद होने चाहिए। कल्हड़ की जो पुस्तक है राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने किस नगर की स्थापना की थी? तो 24 का आंसर है श्रीनगर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती? तो कलिंग विजय की अगर जानकारी की बात करें तो 13वें शिलालेख से जो है इसकी जानकारी मिलती। ठीक है, 13वें शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर किस राजा का शासन था? तो खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारवेल से है और कलिंग पर किस राजा का शासन था? तो 26वें का आंसर है नंदराज। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो दक्षिण भारतीय राज्यों के उल्लेख की बात करें तो यहां पे सही आंसर है दूसरवें स्तंभ लेख से जो है जानकारी मिलती है। देखिए, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया, एक तो शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सारनाथ जो स्तंभ है उसका निर्माण किसने किया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। मौर्यकालीन स्तंभ जो है किस शैल चट्टान से निर्मित है? तो मौर्यकालीन जो स्तंभ है वो चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। ऑप्शन याद रखिएगा, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसे जो है स्थापत्य कला की दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो स्थापत्य कला की दृष्टिकोण से सांची का स्तूप जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है और इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सांची स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सांची के स्तूप का निर्माण जो है किस शासक ने कराया था? 31 आंसर होगा अशोक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है किस बौद्ध भिक्षु से ली थी? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया और अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने का उद्देश्य ये था कि देखिए, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, इन दोनों धर्मों में हिंसा को स्थान नहीं दिया गया है। तो क्या हुआ कि कलिंग में इतना खून खराबा हुआ, इतनी हत्याएं हुई, इतने लोग मारे गए, इससे उसको बहुत आघात हुआ था। मतलब इतना बहुत मन अंदर तक जो है चोटिल हो गया था, अंदर अंदर तक वो लड़ने की चाह ही छोड़ चुका था अशोक। तो इसकी वजह से जो है इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इस चीज जो बौद्ध धर्म अपनाया था तो दीक्षा ली थी उपगुप्त, याद रखिएगा, उपगुप्त, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक अपने चचेरे भाई, उसका ध्यान रखिएगा, अपने चचेरे भाई इंडिया निग्रोध के प्रवचन सुनकर के बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ था और उसने बिल्कुल हिंसा का त्याग ही कर दिया था, युद्ध से दूर हट गया था। अशोक जो है बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो अशोक जो बौद्ध धर्म अपनाया वो जो है महायान शाखा का अनुयायी था, ठीक है, जहां पे बुद्ध को देवता का जो है रूप दे दिया गया था, ठीक है, उसकी पूजा होने लग गई थी। नेक्स्ट है, अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की थी? तो जब अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो उसने यात्रा करी बोध गया की, ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे सही जवाब होगा। सभी क्वेश्चंस यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मैं फिर से कहूँगा, बिना नोट्स के पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन बहुत हल्के नहीं आते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। 60 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछे जाएंगे आपसे और 60 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़, पूरा सिलेबस मैं आपको कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से। आपको पूरा सब कुछ आपको मटेरियल मिलेगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप लोग थ्योरी अगर मुझे कमेंट करते हैं कि मुझे थ्योरी वीडियोस चाहिए तो मैं थ्योरी भी वीडियोस देता रहूंगा, ठीक है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के दो अभिलेख रुम्मीदेई और निगिलवा स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो दो जो अभिलेख हैं, ये दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं 35 का नेपाल, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। अशोक के अभिलेख जो है किस भाषा में था है? तो अशोक के अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में थे। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक के केवल दो अभिलेख शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है और एक मानसेहरा काबुल की अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में लिखे गए। ये दोनों फैक्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी एसएससी है ना, और ये जो लास्ट का जो क्वेश्चन दिया जा रहा है ये पेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में? तो देखिए, खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख है वो है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। 36वें का है आंसर, 36 का आंसर है बी सी, यहां पे ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि जो है दाएं और बाएं जो है, मतलब दाएं और से बाएं और लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ये सीधा क्वेश्चन है कि कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन अब पहले जो है ये, तो 37 का आंसर है खरोष्टी लिपि, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। अशोक के शिलालेखों में उसके किस नाम का उल्लेख मिलता है? तो
तो अशोक के जो शिलालेख है उसमें चक्रवर्ती सम्राट के नाम का उल्लेख मिलता है। 38 का ए ऑप्शन सही होगा। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय, ठीक है, के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक को प्रियदर्शी है ना, और देवों में सबसे प्रिय के रूप में जो है इंकित किया गया है, ठीक है, अशोक को। मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो मौर्यकालीन जो समाज, मौर्य काल में कैसा समाज था, वहां पे वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं थी, वर्ण व्यवस्था में किस तरीके के वर्गों का उल्लेख मिलता है, ये सारी जानकारी आपको 5वें शिलालेख से मिलती है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। अशोक की जो है धार्मिक सहिष्णुता वाली नीति का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो ये मिलता है 12वें शिलालेख में। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से जो है दक्षिण राज्यों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता, तो हमें किस जो है दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पे सातवाहन वंश के जो है जानकारी आपको नहीं मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि का जो है निषेध मिलता है, मतलब पशु बलि जो है रोक लगाई गई थी, इसका उल्लेख पहले अभिलेख में। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। सभी मनुष्य मेरी संतान है, संतान की तरह है, इसका उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो 44वें का आंसर है सी, पहला, ठीक है। पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? 45वें का होगा आंसर सेकंड नंबर। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। सर्वप्रथम किसने जो है सबसे पहले दिल्ली के अशोक के स्तंभ का पता लगाया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 46वें का है यहाँ पे टीफेन थैलर, नाम अजीब अजीब है, टीफेन थैलर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। अशोक के स्तंभ का पता लगाया था इसी भाई साहब ने। अशोक के बाद जो है मौर्य साम्राज्य का अगला शासक कौन था? तो अशोक की जब मृत्यु हुई थी उसके अगला शासक कुणाल था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने साम्राज्यों को कितने प्रांतों में विभाजित किया था? तो अगर हम प्रांत की बात करें तो यहाँ 4 प्रांत में विभाजित हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। मौर्य काल में ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए किसकी नियुक्ति होती थी? तो मौर्य काल में ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए राजुक की नियुक्ति होती थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। मौर्य काल में सैनिक प्रबंधन की देखभाल करने वाला अधिकारी कहलाता था। तो सैनिक प्रबंधन, जो सैन्य जो है पूरी चीजों को देखता था, तो वो अधिकारी अंतपाल कहलाता था। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है? देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और इस झील का जो है उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है? तो इस झील का उल्लेख हमें जो है 51वें के जो है जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। मौर्य काल में जो है राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी कहलाता था। 52 का आंसर देखिए, तो यहाँ पे जो भूमि का जो है व्यवस्था का जो प्रधान अधिकारी होता था उसे सीताध्यक्ष कहते थे, ठीक है। तो सीताध्यक्ष कहा जाता था। आइए और भी कुछ जानकारी है। अग्रोनोमोई जो है वो एक जिलाधिकारी होता था। शुल्काध्यक्ष जो व्यापार शुल्क वसूलता था। आक्राध्यक्ष जो खाने होते थे जहाँ पे हथियार बनते थे, वहाँ का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है। पौतवाध्यक्ष जो नापतौल का अधिकारी को कहा जाता था, पौतवाध्यक्ष, ठीक है। तो इस चीज को याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में शिक्षा का जो है सर्वप्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा जो है वो तक्षशिला में मिलती थी। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सूची दी गई है, 2 सूची हैं, हमें हर सूची में ये आंसर दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है किस नाम से जानते हैं? तो सेड्रोकोटस नाम से जानते हैं। बिंदुसार को जो है हम किस नाम से जानते हैं? तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जानते हैं। चाणक्य को किस नाम से जानते हैं? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से। अशोक को पेदसी के नाम से जानते हैं। अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का सबसे लंबा जो है स्तंभ लेख कौन सा है?
तो अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ लेख है वो भाब्रू अभिलेख है, इंपॉर्टेंट है। भाब्रू अभिलेख जो है सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। मौर्य वंश के किस प्रथम शासक ने जल संसाधन व्यवस्था की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया और एक झील का निर्माण कराया? तो 56 का मैंने आपको, जिसका नाम है सुदर्शन झील, मैंने आपसे बताया था, ठीक है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है? तो ऐसा अभिलेख जिसमें अशोक का भी उल्लेख मिल रहा है और चंद्रगुप्त मौर्य का भी मिल रहा है, तो ये है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, किन पहाड़ियों की गुफाओं में अशोक के अभिलेख का उल्लेख मिलता है? तो किस पहाड़ियों की गुफाओं में जो है अशोक के अभिलेख का उल्लेख मिलता है? तो 58 का यहाँ पे होगा सी, बराबर पहाड़ी। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही होगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो देखिए, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो है बृहदत्त था, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की नींव रखी। तो हम कह सकते हैं कि नंद वंश, नंद के बाद आता है मौर्य और मौर्य के आखिर में आता है शुंग, ठीक है। घनानंद की हत्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी और चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासक है जिसका नाम है बृहदत्त, है ना, बृहद्रथ, जो है इसकी हत्या पुष्पमित्र शुंग की करी थी और शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखा होगा। इसका नोट्स जरूर 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 बनाइएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।